सभी लोग क्वेश्चन लगाइए प्लीज प्लीज, हो गया, आप सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाने का समय आ चुका है। मैं देख रहा हूं पहला क्वेश्चन आप लोग सही लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, वही मैं देख रहा हूं। सभी लोगों को पहला क्वेश्चन सही लगाना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन अति मतलब बहुत ही इजी है, और पिछली बार दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पीटी में, तो इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए, हाँ बहुत अच्छा, चलिए चलिए घर से बैठकर क्लास कीजिए। यहां से, अंतरिक्ष में तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है, निम्न में से बताइए। अंतरिक्ष में तारे टिमटिमाते हैं, ठीक। अंतरिक्ष में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्योंकि यहां पर होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। अब ये क्या बला है भैया वायुमंडलीय अपवर्तन? ये प्रकाश का फिनोमिना है, प्रकाश का गुण है। हमारे वायुमंडल जो अलग अलग लेयर में है, जैसे क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, आयन मंडल हुआ, ये अलग बहिर्मंडल हुआ, ये सब अलग अलग मंडल में गैस कण उपस्थित है या धूल कण उपस्थित है, और वो मोशन में है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। जब प्रकाश चलता है तो वो अपवर्तन करता है। अपवर्तन के एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब प्रकाश जाएगा, या तो अभिलंब से दूर होगा या अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश अलग अलग जो आपको कण पर, धूल कण पर आपको जो लेयर है पड़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि तारे टिमटिमाते हैं। वस्तुतः यह है कि तारे टिमटिमाते नहीं है, यह फिनोमिना है जो प्रकाश के अपवर्तन कहा जाता है। यह याद रखिएगा। जैसे प्रकाश के अपवर्तन के और भी फिनोमिना आपको देखने को मिलता है, यह वास्तविकता से दूर होता है, वास्तविक चीज ये नहीं होता है। जैसे कि पानी में अगर छड़ी डालिएगा, या आपको कोई भी छड़ी डालते हैं पानी में, तो टेढ़ा महसूस होता है, लेकिन क्या पानी में छड़ी डालने से क्या छड़ी टेढ़ा हो जाता है? नहीं, बाहर निकालोगे तो सीधा ही निकलेगा। तो वो चीज होता है। पानी में कोई छोटा वस्तु आप डालोगे तो लगेगा ऊपर उठा हुआ है और थोड़ा उसका बड़ा आकार दिखाई देता है। यह भी अपवर्तन के कारण होता है। तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। इंद्रधनुष में भी बनने का कारण में अपवर्तन भी होता है, पूर्णांतरिक परिवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो ऐसे कुछ फिनोमिना है जैसे आपके संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी लगा लेना होगा। आराम से डी आप लोग लगाए होंगे। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। इसे छोटा मैं कर लेता हूं, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 1 मिनट स्क्रीन पर आ जाने दीजिए। थोड़ा ये बोर्ड थोड़ा ये एडजस्ट कर दे रहे हैं। कैसे हैं सर जी? एकदम जबरदस्त, चौचक, बढ़िया है। चलिए, हाँ लगाइए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ चलिए, अब छोटा हो गया। हाँ, ये देखिए आपके सामने है कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली उपकरण कौन सी है? देखो, विद्युत धारा के जो पता लगाता है, ठीक, कि इसमें विद्युत धारा कितना है, छोटा विद्युत धारा को पता लगाता है। और इसे आप बोल सकते हो कि विद्युत धारा का जो पता लगाता है कि असल में इसमें विद्युत धारा है कि नहीं है, यह होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत है कि नहीं, विद्युत धारा है कि नहीं, आपको छोटा से छोटा परास माप कर ये बता सकता है, बड़ा से बड़ा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फोदोमीटर क्या होता है भाई? फोदोमीटर होता है आपको समुद्र की गहराई मापने वाला। समुद्र की गहराई क्या होता है? फोदोमीटर द्वारा मापा जाता है। फैदम जो होता है, ये आपको समुद्र की गहराई का यूनिट होता है, मतलब गहराई मापने का यूनिट। वैसे फोदोमीटर जो होता है गहराई मापता है। अल्टीमीटर क्या करता है भैया? अल्टीमीटर ऊंचाई को मापता है। क्या करता है? ऊंचाई को मापता है। इसे भी याद रखिएगा, अल्टीमीटर क्या करता है? ऊंचाई को मापता है। ठीक, चलो सभी लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लूसेंट क्लास कब से स्टार्ट होगा? ये वाला क्लास स्टार्ट हो गया है। लूसेंट क्लास एप्लीकेशन पर बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो देखो बात ये है ना, देखो दिक्कत ये है ना कि जो कैमरा मैंने मंगा रखा था, उस कैमरे में थोड़ा से आपको प्रॉब्लम आ गया था, फिर से उसे भेजना पड़ा और फिर से आपको नया कैमरा मंगाया गया है, जिसके आपको कैमरा वो होगा तो आपको पूरा फोकस कर देता है। जो बुक होगा वो पूरा बोर्ड पर आपको दिखा देगा। सो उस कैमरे को जैसे ही आ जाता है आप लोग, आपको देखिएगा कि चीज हो जाता है। वो जो आया था वो टूट फूट गया था आने में ही आपको, तो इसके चलते ही आपको देखिएगा कि फिर से नया कैमरा मंगाना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। निम्न में से बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको बताना है। और ये भी आप लोग जानते हैं कि अगर आप एरोप्लेन में कलम इंक वाला लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि ऊंचाई के साथ प्रेशर घटता है, जिसके कारण आपको इंक जो होता है कलम से बाहर निकलने लगता है, क्योंकि जमीन पर प्रेशर ज्यादा होता है और जैसे ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर घटेगा। तो जिस प्रेशर पर इंक भरा रहता है वो प्रेशर तो ऊपर की तरफ जाओगे तो नहीं रहेगा, कम होगा, और कम होने के कारण क्या करता है वो इंक फेंक देता है कलम से। या आप बोल सकते हो कि ज्यादा ऊंचाई पर, काफी ज्यादा ऊंचाई पर जाओगे और ऑक्सीजन सिलेंडर आपके पास नहीं रहेगा, विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर जाओगे तो आपके नाक से
खून भी आ सकता है, आपका नस भी फट सकता है, जिसके कारण आपका डेथ भी हो सकता है काफी ऊंचाई पर विदाउट ऑक्सीजन जाओगे तो। सो इसका कारण देखो, इसका दो कारण होता है जो कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पृष्ठीय तनाव दिया हुआ है और आपको देखोगे पृष्ठीय तनाव में ही संबंध है कोशिकत्व में, पृष्ठीय तनाव से ही कोशिकत्व संबंध है। अगर ऑप्शन में कोशिकत्व रहता तो आप लगा देते, लेकिन ऑप्शन में पृष्ठीय तनाव है और कोशिकत्व दोनों रहेगा तो दोनों लगा दोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। जैसे पानी भी ऊपर जब पेड़ पर चलता है कोशिकत्व के कारण देखो ऊपर की तरफ बढ़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, इसे सरफेस टेंशन कहा जाता है। ठीक, जैसे कि पृष्ठीय तनाव के कारण ही देखोगे कि वो जो बारिश का जो बूंद होता है वो भी गोल हो जाता है। ठीक, और आप देखोगे कि जो लोहे का कील होता है वो पानी पर तैरने लगता है, पतला सा कील देखोगे। सो ये सब फिनोमिना जो होता है आपको पृष्ठीय तनाव के कारण ही होता है। और आगे देखो क्वेश्चन नंबर, मस्त मस्त क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप देखिएगा लेवल बढ़ते जाएगा और आपको क्वेश्चन भी उसी टाइप के मिलेगा जो एग्जाम में इस समय बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्नलिखित में से क्या निम्नतम वेग से कांच में संचलन करता है? निम्नतम वेग से कांच में संचलन करेगा यानी निम्नतम वेग से कांच में जाएगा, इसमें से कौन सा रंग होता है यह बताना है। इसमें से कौन सा, एक बात ध्यान में रखना, सबसे अधिक तरंगधार और परिकीर्णन, ये दोनों बात ध्यान में रखना। तरंगधार कहीं ना कहीं आपको फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है और वो आपको देखोगे स्पीड से रिलेटेड होता है। ठीक, तो यहां पर आप देखोगे कि निम्नलिखित में से क्या निम्नतम वेग से कांच में संचलन करेगा, कौन सा रंग जो होगा निम्नतम वेग से कांच में संचलन करेगा, ये आपको बताना है। आगामी जितने भी साइंस के क्वेश्चन होंगे मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि एक से लेकर एक से बढ़कर मैं क्वेश्चन करूंगा, हर लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा कि आपको साइंस में कोई दिक्कत ना हो। और बशर्ते इसे रिवीजन भी 3-4 बार आपको करते रहना है, वीडियो देखते रहना है, इससे बेहतर होगा कि आपका साइंस का रिवीजन मस्त हो जाएगा। निम्नतम वेग से बैगनी क्या होता है, बैगनी का क्या होता है, आप देखोगे परिकीर्णन ज्यादा होता है और तरंगधार कम होता है। ठीक, और बैगनी जो होता है ये देखोगे ये क्या करेगा आपको, तो निम्नतम वेग से कांच में संचलन करता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे पूछे कि लाल का परिकीर्णन सर जी क्या होता है, सो लाल का परिकीर्णन कम होता है, इसीलिए देखोगे कि संकेतक के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ट्रेन वाला जो लगाया रहता है बत्ती देखोगे लाल बर जाता है, दूर से ही दिखाई दे देता है क्योंकि प्रकाश परिकीर्णित ज्यादा नहीं होता है, यानी छितराता ज्यादा नहीं है और दूर से ही वो दिखाई दे देता है, जबकि बैगनी ज्यादा छितराता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किस रंग का तरंगधर ज्यादा होता है और किस रंग का तरंगधर कम होता है, और जस्ट इसके उल्टा ही फ्रीक्वेंसी होता है, यानी जिसका तरंगधर ज्यादा होगा उसका कम फ्रीक्वेंसी होगा यानी आवृत्ति होगा, और जिसका ज्यादा आपको तरंगधर होगा उसका कम आवृत्ति होगा, और जिसका कम तरंगधर होगा उसका ज्यादा आवृत्ति होगा। ये आपको पढ़ने को मिलता है। अब यहां पर देखिएगा लाल रंग का तरंगधर सबसे ज्यादा होता है लेकिन लाल रंग का परिकीर्णन सबसे कम होता है, और बैगनी रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। इसे भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपसे देता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देख लेना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसे छोटा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, लगाइए, 1 मिनट। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5, इसे बताना है आप लोगों को कि इसका क्या आंसर होगा। ये देखिए, दर्पण के सामने खड़े होने पर मनुष्य, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, चलिए दिखाई दे रहा है। लखीसराय से कौन कौन है ब्रदर, जनगणना वाले हैं क्या? चलो क्वेश्चन लगाओ, चलो क्वेश्चन लगाओ। ये देखो, ये आपके साथ, ये कहां चला गया, हाँ यहां पर है। यह क्वेश्चन लगाना है कि दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों से मिला होगा। अब यहां पर ध्यान है, यह सबसे पहले क्या दे रहा है, यह दर्पण दे रहा है। दर्पण लेंस नहीं दे रहा है, यहां पर दर्पण दे रहा है। लेंस देता तो सीधे उलट हो जाता। तो दर्पण में हम देखेंगे कि उत्तल जो दर्पण, यह क्वेश्चन पूछ रहा है, यह पहले देख लो, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई दर्पण के सामने व्यक्ति खड़ा है और उसका सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे रहा है, यानी कि हमारा इतना बड़ा शरीर है इतनी को दिखाई दे रहा है, और टांग जो है ना, पैर, वो सेम दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन है। तो यह सबसे पहले दर्पण का आपको विशेषता पता होना चाहिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण में सेम का सेम प्रतिबिंब बनता है, जैसे रहोगे सामने से उतना ही आपको ऊंचाई का प्रतिबिंब बनेगा, उतना ही पैर, उतना ही हाथ आपको दिखाई देंगे। बस क्या होता है, इधर से ये इधर मुड़ जाता है, कान इधर वाला इधर, इधर वाला कान इधर दिखाई देगा। आगे देखते हैं।
तो पार्श्व हो जाता है। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार का, आपको वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है। और छोटा कौन करता है भैया? छोटा देखोगे छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, इसलिए तो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि उसमें देखोगे बहुत से विस्तृत क्षेत्र कवर कर लेता है और छोटा छोटा आपको प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहला तो यह उत्तल दर्पण होगा। अब तो टांग और आपको जो आपका नीचे का टांग है वो वास्तविक आकार का दिखाई दे रहा है, पैर वास्तविक आकार का, तो ये हो जाएगा समतल दर्पण, यानी उत्तल और समतल दर्पण हो जाएगा इसका आंसर। अब आपको सभी को यह बात पता होना चाहिए कि आपका अगर प्रतिबिंब देखना है दर्पण में तो आपके पूरे शरीर का हाफ आपको दर्पण होना चाहिए, तभी जाकर आप पूरे शरीर का अपना प्रतिबिंब देख पाइएगा। कभी कभी क्वेश्चन बनता है ये कि हम अपना कितना दर्पण की लंबाई रखें कि पूरा शरीर का प्रतिबिंब देख ले, वो हो जाएगा हाफ। अवतल दर्पण क्या करता है? बड़ा कर देता है, इसलिए सामने की तरफ पर आपको दो दर्पण लगाया जाता है, वो आपको अवतल दर्पण के प्रयोग में आपको लगाया जाता है, ठीक। और लेंस जस्ट इसके उल्टा फिनोमिना आपको देता है, यानी कि बताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहां से, चलो क्वेश्चन नंबर यहां देखो 6 देख लो, 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, देखिए जल्दी जल्दी देखते हैं। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? यह बताना है आपको, क्वेश्चन लगाना है कि पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है, यह लगाइए क्वेश्चन। तो पृथ्वी एक आपको गोला है, चारों तरफ से देखिएगा तो पृथ्वी क्या करता है? एक गोला होता है। सब सी बोल रहा है, क्या सी बोल रहा है? तो सी है ना, उत्तल दर्पण समतल दर्पण होगा। चलो ये लगाओ, बहुत अच्छा। हाँ, पृथ्वी उष्मा का क्या होता है? पृथ्वी जो उष्मा एक गोला होता है ना, चारों तरफ से गोला होता है, ठीक ना। तो क्या होता है उष्मा का? ये क्या हो जाता है? ये उष्मा का एक खराब और शोषक होता है और खराब विकरक होता है। ये आपको सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये क्वेश्चन पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आंसर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाता है? उष्मा का खराब और शोषक और खराब विकरण। ऐसे ही देखिएगा कि पृथ्वी में जैसे जैसे आपको पृथ्वी के वायुमंडल में जैसे जैसे CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, वो क्या कर रहा है कि सूरज के जो आपको ताप है उसे अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी की ताप बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, आपके सामने है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7, लगाइए इसे, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, लगाइए। ये क्या कह रहा है? एक तार के प्रतिरोध के बारे में गलत कथन कौन सा है? तार का प्रतिरोध जानते हो, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध के समान अर्थ ही होते हैं विरोध करना। किसका विरोध करेगा? जो प्रवाहित धारा होगा। सो धारा और प्रतिरोध और वोल्टेज में जो संबंध बताए थे ये ओम बताए थे। सो इसीलिए देखोगे कि ओम के नियम के अकॉर्डिंग ये आपको पता होता है कि प्रतिरोध जो होता है वो 3 चीज पर निर्भर करता है। वस्तुतः देखोगे 3 चीज पर, और ये आप देखना, ये गलत कथन आपको बताना है। सबसे पहले जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रतिरोध का लंबाई बढ़ाने से बढ़ जाता है, एकदम सही बात है। अगर तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वो सबसे पहले लंबाई पर डिपेंड करता है। पहला स्टेटमेंट देखो, यह तार की सामग्री पर निर्भर करता है, सामग्री पर भी निर्भर करता है। आपको चांदी का अलग प्रतिरोध होगा, तांबा का अलग होगा, लोहा का अलग होगा, शीशा का अलग होगा, ये सभी का। जैसे कि जो चालक होते हैं उनका प्रतिरोधकता कम होता है, जो कुचालक होते हैं वो तो खूबे ना प्रतिरोध होता है उनमें जी, इसलिए तो विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो पाता है ना। तो ये क्या होगा? ये तार की सामग्री पर निर्भर करता है। ये देखो, फिर दूसरा, ये सही बात है। दूसरा में देखो, यह तार की लंबाई के सीधे अनुपात में होता है, एकदम सही है। प्रपोर्शन होता है। अगर तार की लंबाई बढ़ाया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है, तार की लंबाई घटाया जाए तो घट जाता है। ये भी सही है। यह तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में होता है। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र के सीधे अनुपात में यह होता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो ये सीधे अनुपात में मतलब कि समानुपाती होता है। जिस अनुपात में आप बढ़ाओगे अगला पोर्शन को, उसे पिछला पोर्शन भी बढ़ जाएगा, घटाओगे तो घट जाएगा। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है तार का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर हम घटाएंगे तो अगर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये क्षेत्रफल घटाएंगे तो आपको क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन हम भी अगर तार के क्षेत्रफल को, ये पृष्ठ क्षेत्रफल को अगर हम बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध घटेगा, अगर हम क्षेत्रफल को घटाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा। सो ये डायरेक्टली नहीं होता है, ये इनवर्सनली होता है, प्रोपोर्शनल। ये देखोगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती नहीं होता है। ये
स्टेटमेंट आपको गलत दिया हुआ है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। अब देखो ताप वृद्धि करने पर तार के प्रतिरोध, ओबीसी सी बात है, वृद्धि हो जाते हैं। अगर ताप वृद्धि होगा या प्रतिरोध के कारण देखोगे जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ता है किसी में, उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होता है, जिसके कारण देखोगे कि क्या होता है, तार गर्म होने लगता है। यानी कि ये भी एकदम सही बात है, बढ़ जाता है ताप वृद्धि के साथ। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सी वाला आंसर आपका सही मतलब कि आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट पूरी तरीका से गलत है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, आगे चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 है, साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है। आगे देखो, अग्नि का सही वर्णन निम्नलिखित में से क्या है। आपको अग्नि दे देता है, आपको नाग दे देता है, आपको ऐसे हेलेना, हेलेना वाला क्वेश्चन मैंने बिहार पुलिस में कराया था आप लोगों को, बिहार दरोगा में भी। हेलेना क्या है, जैसे आपको नाग क्या है, दागो बोलो, एंटी टैंक आपको हेलेना। तो ये पूछ रहा है कि अग्नि का सही वर्णन क्या है। अग्नि आपको क्या है, ये है दीर्घ, आपको बताना ये क्या है, कैसा मिसाइल है आपको बताना है। तो ये दीर्घ प्रास के मिसाइल है, दीर्घ प्रास के मिसाइल है एक प्रकार का। आप देखिएगा अग्नि, अग्नि का आप देखते हो ना, जो आपको न्यूज में भी देता है कि अग्नि का आपको सही परीक्षण कर लिया गया। ठीक, इसका सबसे पहला परीक्षण जो किया गया था ये 1989 में किया गया था, और सभी परीक्षण देखोगे लगभग उड़ीसा में किया जाता है। उड़ीसा के बालासोर में ये किया गया था, और इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये आपको दीर्घ प्रास माने दूर तक जाता है, दीर्घ प्रास की क्या हो जाएगा, मिसाइल हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, और सतह से सतह मार करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, लगाइए इसे भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लगाइए इसे। निम्न में से कौन सा तत्व स्वार्थिक विद्युत ऋणात्मक है। स्वार्थिक विद्युत, देखो सबसे विद्युत के ऋणात्मक आपको बताना है। आपको विद्युत के सबसे ऋणात्मक इसमें से तत्व कौन हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। लगाइए। अभी ये तुम लोगों को चिंता होने लगा, हमको ना समझ में आ रहा है। अभी एग्जाम जब डेट आएगा, जब केंद्र आएगा, तो सेंटर के बारे में अभी तुम जानकर ही क्या करोगे, एक पहले मुझे बताओ। अभी तुम अगर जानोगे कि दूसरे स्टेट में सेंटर देगा या तुम्हारे अपने स्टेट में बिहार पुलिस या किसी भी एग्जाम का सेंटर देगा, तुम जानकर क्या करोगे, ये पहले हमको बताओ। क्या हवाई जहाज से जाओगे अपने बगल की जिला में एग्जाम देने के लिए, कि वही अपन बगल वाला घर के बस पकड़ कर जाओगे। सर जी बताइए दूसरे सेंटर में क्या, दूसरे जिले में सेंटर देगा और होने वाला इमोजी लगाए हो, हमको ना समझ में आता है। दिमाग से पैदल लोग होते हैं क्या। अरे कहीं भी एग्जाम देगा, एग्जाम तो दोगे। मान लो एग्जाम तुमको सऊदी अरब दे दिया और पैसा दिया सऊदी अरब जाने के लिए, तो तुम ना जाओगे, जाओगे ही देने के लिए। अरे ये एग्जाम में परीक्षा है भाई, इतने दिनों का मेहनत होता है। लोग क्या करते हैं कि सासाराम से हम गए हैं पूर्णिया एग्जाम देने के लिए, पूर्णिया एग्जाम देने के लिए गए हैं, समझना। सासाराम से, हमारा सासाराम घर है, पूर्णिया एग्जाम सेंटर पड़ा था बीपीएससी का। उतना दूर दूर एग्जाम देने जाते हैं, तो तुम्हारा बगल के जिला में ही तुम्हें कष्ट महसूस होने लगा। अभी ये सब मत जान पूछा करो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चुपचाप क्वेश्चन लगाओ और जल्दी से क्वेश्चन देखो। निम्न में से कौन सा तत्व स्वार्थिक विद्युत का ऋणात्मक होता है। हेलोजन में आप देखोगे सबसे विद्युत का ऋणात्मक होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन होता है एक प्रकार का हेलोजन है और विद्युत के सबसे ऋणात्मक है। जल्दी जल्दी हम देखेंगे आप क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम है और 1 घंटे में पूरा क्वेश्चन देखना है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण से होता है। आप ये देखोगे कि आप किताब देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। पहले के लोग क्या करते थे, किताब को मढ़ देते थे। मढ़ने का मतलब कि प्लास्टिक से उसे मढ़ देते थे। ठीक, प्लास्टिक से मढ़ देते थे चारों तरफ से आप देखोगे तो, और उसको क्या करते थे, बांध कर कपड़ा में रख देते थे। ये क्या कैसा ये चीज है। तो ये समय के साथ जो भी, जैसे प्लास्टिक हो गया, कागज हो गया, लोहा हो गया, समय के साथ इसमें ऑक्सीकरण होता है, यानी वायुमंडल में जो आर्द्रता है आपको मौजूद, उसको ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन के कारण ये अपना जो होता है पीलापन इसमें आ जाता है। तो ये देखोगे ये किसके कारण, तो ये जो सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज के बना होता है, उससे ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण के कारण देखोगे ज्यादा दिन तक किताब को रखा जाता है बांधकर, तो पीलापन हो जाता है, पीला हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, ये लगाइए। धातुओं के पृष्ठ पर एक उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ने पर, धातु कोई है, कोई धातु है, उसके आपको देखोगे पृष्ठ पर कोई तरंगदैर्घ्य का प्रकाश पड़ रहा है। सो इलेक्ट्रॉन के उत्क्षेपण की परिघटना क्या कहलाती है। जो ये प्रकाश पड़ता है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बिजली के लिए बहुत ही जरूरी है, विद्युत के लिए जरूरी है। सो ये प्रकाश के कारण जो विद्युत उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो कहने का मतलब प्रकाश विद्युत प्रकाश जो होता है छोटे छोटे फोटोन के रूप में आता है। आइंस्टीन साहब इसे सिद्ध किए थे, इसलिए उन्हें
1921 में इसी काम के लिए आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन साहब को 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में प्रकाश विद्युत प्रभाव कौन करता है, तो आप देखोगे सोलर सेल हो गया जिसमें सिलिकॉन लगाया जाता है, सेम वो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर काम करता है। क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। पायरेक्स देखो यहां पर दे रहा है, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। जो पायरेक्स कांच होता है, अलग अलग जो कांच होते हैं, क्रूज कांच होते हैं पायरेक्स, सो पायरेक्स कांच क्या होता है, अधिक सामर्थ्य के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है या क्या उत्तरदायी होता है, सो बोरेक्स, ये बोरेक्स उत्तरदायी होता है। इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं, कम है समय, अच्छे से क्वेश्चन देख लेना है, कम समय में हम लोग को अच्छा क्वेश्चन करना है, डेली 50 क्वेश्चन करना है, सो 1 घंटे में हम लोग को 50 क्वेश्चन कोई भी हाल में कर लेना है। चलो यहां से देखते हैं, 1 मिनट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये देखो, लोहे के सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप निम्नलिखित में से क्या है। लोहे के सबसे शुद्ध रूप क्या है। लोहा जो होता है हेमेटाइट से निकलता है, सिडेराइट से निकलता है, आयरन पायराइट से निकलता है, ये सभी लोहा का अयस्क है। सो लोहा क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय होता है। लोहा जो होता है, आप देखोगे ये पूछता है कि भारत में सबसे अधिक लोहा कहां होता है, सो उड़ीसा में, ठीक। सो लोहे का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप से उड़ीसा में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में ये लोहा यहां से निकाला जाता है। लोहे के सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप से निम्नलिखित में से कौन सा है, कर्नाटक में भी लोहा होता है, ठीक। तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा, पिटवा जो लोहा होता है ये लोहा के सबसे शुद्ध रूप होता है, पीट कर इसको शुद्ध, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। माणिक्य जिसे रूबी कहा जाता है, ठीक, माणिक्य या रूबी या नीलम जिसे कहा जाता है, किसका ऑक्साइड होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बताना है, ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। और मैं आपको बता दिया हूं, टाइम आपको आज तो आधे घंटे लेट हो गया, 12 बजे आप लोगों को दोपहर में तैयार रहना है। हर दिन सप्ताह का 12 बजे कुछ क्वेश्चन रिपीट होगा, रिवीजन होगा, जो जरूरी क्वेश्चन मुझे लगेगा उसे बार बार कराएंगे और आपका रिवीजन कराएंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं बाद में सब चीज देखता हूं कि आप लोगों ने क्या चीज कैसे आंसर दिया है, ठीक। तो ये देखोगे कोरंडम को आम भाषा में एल्युमिनियम, जिसे एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है। सो मणिक्य या रूबी जिसे कहा जाता है या नीलम, ये कोरंडम होता है और इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड होता है। क्या होता है, एल्युमिनियम की ऑक्साइड होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, ये देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और आपको लगाना है, ठीक ना। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 15 का ये जो दिया हुआ है, ये सबसे पहले पढ़ो और फिर आंसर में जो दिया हुआ है थोड़ा आपको ये इसे एडजस्टमेंट, आज क्वेश्चन कराना था तो एडजस्ट करने में थोड़ा सा ये हुआ है, ये आपको पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। अगली बार से क्या होगा कि क्वेश्चन वाला आपको अलग होगा, आंसर अलग हो जाएगा, सोल्यूशन वाला अलग पीडीएफ रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसमें से आंसर हटा दूं कि आपका ये छोटे से में ही हो जाए। पशुओं की खाद्य ये दे रहा है, निम्न में से कृषि के रीतियां हमारे जल संसाधन का प्रदूषण के लिए मूलतः उत्तरदायी है, यानी कि जल को प्रदूषण के लिए इसमें से कौन से उत्तरदायी है। तो पशुओं की खाद का प्रयोग नहीं, जैसे कि पशु का जो गोबर होता है उसको खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो प्रदूषण के लिए नहीं उत्तरदायी होता है, ये याद रखिए। रासायनिक उर्वरक का उपयोग कीजिएगा तो वो भी बात है कि रासायनिक उर्वरक का जब हम खेत में उपयोग करते हैं तो पानी के साथ बहकर वो पानी में मिल जाता है और भी पानी में, जिससे प्रदूषण हो जाता है। रासायनिक पीड़कनाशी जो है, पीड़कनाशी के रूप में भी जो इस्तेमाल किया जाता है वही पानी में मिलकर उसका प्रदूषण बनाता है। और वनामूलन मतलब कि वन का उन्मूलन, वनामूलन मतलब कि वन का उन्मूलन। तो क्या वनामूलन जो होता है यानी पेड़ के कटैया होता है, वो आपको पानी के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है? जी नहीं, पानी के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। पशुओं की खाद का प्रयोग भी नहीं होगा, यानी कि 2 और 3 होगा, 2 और 3 सिर्फ होगा। और 2 और 3 देखेंगे, आपको स्टेटमेंट में देख लेते हैं 2 और 3 आपको आंसर में क्या दिया है। यहां पर देख सकते हैं कि 2 और 3 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 2 और 3 आपको प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, ये बताइए, ये लगाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लगाना है आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि पशु प्रोटीन जो होता है इसे प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। प्रोटीन जो होता है यह हमारे शरीर के ढांचागत विकास में, उत्तक के विकास में अति महत्वपूर्ण उत्तरदायी निभाता है। प्रोटीन जो होता है यह 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है और सबसे अधिक जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। ये तो सभी बात आप लोग जान रहे होंगे। सो ये क्या होता है, ये पशुओं में प्रोटीन जो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन कहे जाते हैं,
क्योंकि हम क्या करते हैं कि बाहर से चीज खाते हैं उसके जरिए हम ये प्रोटीन का ग्रहण करते हैं, यानी कि अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है, इसीलिए देखोगे ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा, ए। आराम से ए लगा लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो आपके सामने है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है? हमारा जो आपको शरीर है, शरीर के सबसे बड़े अंग में हमारा त्वचा आता है। पूछे आपको शरीर के सबसे बड़ी अंग कौन सा है, अंग में अगर पूछे, ठीक, तो ये कौन सा हो जाता है? त्वचा होता है। त्वचा के नीचे देखोगे मौजूद वसा होता है। वसा जो होता है जैसे आप मांस की तरह आप जैसे टच करते हैं, वो वसा होता है। इसके आपको किसका अवरोधक का काम करता है? ये किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? तो शरीर में उष्मा की क्षति क्या होता है? शरीर में उष्मा की क्षति ना हो पाए, इसका अवरोधक के रूप में काम करता है। उष्मा को क्या कर लेता है? ये अवशोषित कर लेता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये हो जाएगा। इसलिए तो हम लोग धूपा में बैठते हैं। धूपा में बैठते हैं तो क्या होता है? ये शरीर में तो प्रवेश हो जाता है लेकिन बाहर फिर नहीं निकलने देता है उष्मा को, इसलिए आप धूपा में जाड़े में बैठते हैं तो मजा आता है, ठंडा नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। कौन से विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? लगाओ क्वेश्चन, देखते कौन सही लगा रहा है। इसका आंसर लगाओ। विटामिन आप पढ़े होंगे, अलग अलग जो विटामिन होता है। विटामिन ए का नाम है रेटिनोल, ये रतौंधी के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से रतौंधी हो सकता है, आपको बताना है। क्वेश्चन लगाओ, लड़ाई मत करो, चलो क्वेश्चन लगाओ। तुम लोग खाली लड़ाई ये करते रहते हो जी, सिंह जमल है तुम लोगों का। क्वेश्चन लगाओ। बहुत अच्छा, ये देखो ये लड़का जो लगाया है बहुत अच्छा, चंदा कुमारी, प्रीति तो गलत लगा रही है, प्रीति कुशवाहा, आरती गुप्ता और धीरज कुमार गया, ये खुशी रॉय, ये जो है ये अच्छा लगा रहे हैं लोग। विटामिन डी बहुत तीव्र गति से बनता है। जैसे ही आप धूपा में मौजूद होते हैं, जो शरीर के ऊपर कोलेस्ट्रॉल होता है उस पर ये पड़ता है, यानी आपको तो ये उत्तक पर, और आपको ये विटामिन डी में सूरज का प्रकाश जब पड़ता है आपके शरीर में बनता है विटामिन डी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन जरूरत क्या पड़ता है? सूरज के प्रकाश पड़ता है। विटामिन डी का क्या नाम है? विटामिन डी का नाम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल नाम है, तो ये कैल्शियम उत्तरदायी है, यानी हड्डी के मजबूती के लिए भी ये महत्वपूर्ण होता है, हड्डी को भी मजबूत आपको करता है, ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विटामिन बी जो होता है ये आपको B1 होता है, जिसे थायमीन कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। चलो ये सब तो आप जानते ही हो। क्वेश्चन नंबर 29 देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसे मैं छोटा कर रहा हूं और आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और मिलान करना है। ये लगाइए, ये मिलान कर लो, ऐसे बढ़िया से मिलान कर लोगे तब पर भी आंसर लगा लोगे। चलो इसे बड़ा ही कर देते हैं, इधर का आंसर तुम लोग झांक लोगे, देख लोगे, बहुत बदमाश तुम लोगों। चलो ये देखो क्वेश्चन लगाओ, 19 नंबर का क्वेश्चन लगाओ। ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। अब ये एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड अभी मैंने बताया विटामिन सी को कहा जाता है, विटामिन सी। सो विटामिन सी कहां दिया हुआ है आपको? विटामिन सी हो जाएगा। ये देखो ये दिया हुआ है, तो ये इधर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था तो ये इधर आ गया है। यहाँ पर ये होता, ये विटामिन सी जो होगा यहाँ पर होगा, यानी इसका ए हो जाएगा, ए। आगे देखो, यानी कि ए का 4 हो जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम भी उपस्थित होता है, ये सही है। कैरोटीनॉइड क्या होता है? कैरोटीनॉइड एक क्या होता है आपको बताना है, ठीक ना। ये आपको शामक होता है। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेस क्या होता है? एक एंजाइम होता है, ये भी याद रखिएगा। सो अगर हम डी का अगर 3 मिलाते हैं, डी का 3 देखो कहाँ है? डी का 3 3 ऑप्शन में है, लेकिन आप देखते हैं फिर कि ए का जो ए हो जाएगा, ये ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 3 ऑप्शन में है, ऊपर के 3 ऑप्शन। तो ये 2 ऑप्शन बना बी और सी। बी और सी में आप देखोगे क्लोरोफिल जो हो जाएगा ये हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। सो बी का 1 हो जाएगा। यहाँ से आंसर सी निकल कर आ गया। क्या आराम से एलिमिनेट कर दो, सी निकल कर आ गया, ठीक। और सी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, डी का 3। इसका आंसर सी निकल कर आ गया। मिलान करने वाला क्वेश्चन था। कल से आपको एक ही पेज पर सभी क्वेश्चन दिखाई देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे आपको आंसर जोड़ने से थोड़ा लंबा हो जाता है और बोर्ड पर अच्छे से नहीं आ पाता है। क्वेश्चन और आंसर अब दोनों रहेंगे अलग अलग। आपके देखना है यहाँ पर क्वेश्चन 20। निम्न में से कौन सा बहिस्राव ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों रूप में व्यवहार नहीं करता है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो कि बहिस्राव की तरह भी और अंतःस्राव की तरह भी दोनों रूप से व्यवहार नहीं करता है? तो ये आप जानते हैं कि मात्र आपको अंतःस्रावी की तरह व्यवहार करता है, और यह है पीयूष ग्रंथि।
पीयूष ग्रंथि आप देखिएगा कि आपको वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, वृद्धि वाला हार्मोन यहीं से निकलता है, इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, यह ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। और अग्नाशय, वृषण, अंडाशय ये क्या होते हैं कि आपको दोनों रूप में व्यवहार करते हैं, ठीक। तो आपको इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अग्नाशय तो सबसे बड़ी आपको अंत और बहिस्रावी ग्रंथि है, दोनों पूछे तो अंत और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, अग्नाशय है। और ऐसे शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो कौन हो जाएगा, यकृत होगा। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा। तो 20 का आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये दे रहा है डीएनए के अंगुली छाप, डीएनए के अंगुली छाप कहा जाता है जिसे फिंगरप्रिंट कहा जाता है। इसका प्रयोग किसके पहचान के लिए किया जाता है, डीएनए अंगुली छाप का आपको किसके प्रयोग के लिए, पहचान के लिए किया जाता है। तो आपके माता पिता, सबसे महत्वपूर्ण आपके माता पिता के लिए, बलात्कारी अगर कोई बलात्कार कर कर भाग रहा है तो उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है कि क्या इसने सही में यही व्यक्ति था। और डीएनए टेस्ट में आपको शरीर के कोई भी भाग उठा सकता है, आपका स्किन मिले तो स्किन से पतला सा हो सकता है, आपका नख मिले वहां से भी हो सकता है, आपका बाल एक गिरा हुआ है तो उस वहां से भी आपको टेस्ट हो सकता है डीएनए में। और चोर चोरी कर भागता है, मान लीजिए कुछ छूट जाता है उसका तब पर भी, यानी ये सभी के लिए आपको क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, आराम से ये लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लॉक जॉक निम्नलिखित में से किस रोग के लिए आपको अंतिम व्यवस्था है। लॉक जॉक जो होता है ये किस रोग का अंतिम व्यवस्था है। सो लॉक जॉक जो होता है ये देखोगे क्या होता है कि जब भी आपको टेटनस बीमारी होता है तो लास्ट की अवस्था में क्या होता है, आपका ये जो होता है जॉक जो होता है ये जो है ये लॉक हो जाता है, जल्दी खुलता नहीं है, ठीक ना। लॉक या तो खुले रहेगा, ये तो बंद रह जाएगा, ठीक। सो वो लॉक जॉक कहा जाता है उसे। और ये खतरनाक बीमारी है जिसे कहा जाता है टेटनस, टेटनस कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि लोहा जब जो जंग वाला होता है ये अगर लगेगा तो ये आपको खतरनाक बीमारी है। ये क्लस्ट्रोडियम टेटनी द्वारा होता है। क्लस्ट्रोडियम टेटनी क्या है, एक आपको जीवाणु है। सो क्लस्ट्रोडियम टेटनी जो होता है ये टेटनस के लिए उत्तरदायी होता है और इसे लॉक जॉक कहा जाता है। धनुष्कंटार रोग भी कहा जाता है। शरीर क्या होता है कि आगे की तरफ झुकने लगता है। बहुत से लोगों को आप देखेंगे टेटनस जब होता है शरीर क्या होता है आगे की तरफ झुकने लगेगा और धनुष की तरह आपका हो जाएगा, इसे धनुष्कंटार रोग भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो पका हुआ टमाटर होता है, देखो टमाटर ऐसे जो होता है वो आपको हरा हरा ही होता है, शुरू में ना पक जाता है। टमाटर जो होता है हरा होता है फिर पकता है। आम भी शुरू में क्या होता है, हरा होता है फिर पकता है। सो ये जो क्लोरोफिल होता है ना वही अपना रंग बदल लेता है और वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है कैरोटीनॉइड में बदल जाता है। या आपको देखोगे कैरोटीनॉइड लाइकोपीन जो होता है यही मुख्य रूप से टमाटर के लाल रंग होने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर, कोई डाउट नहीं, बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, ये देखो सापेक्ष घनत्व किसे कहा जाता है। कभी कभी परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन दे देता है, सापेक्ष घनत्व किसे कहा जाता है, ठीक। सो सापेक्ष घनत्व कहा जाता है किसी भी चीज का जब सापेक्षता निकालते हैं उसे, यानी किसी को किसी से कंपेयर करते हैं। हमको किसी से कंपेयर कीजिएगा, सबसे पहले हम तो रहेंगे ना, जो कंपेयर करने वाला वस्तु रहेगा वो भी रहेगा। यानी पदार्थ का घनत्व और जल का घनत्व अगर मिला लिया जाए तो ये सापेक्ष घनत्व कहलाता है, ये याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। साइंस का आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कराया जा रहा है इसलिए कराया जा रहा है कि आपका जो दरोगा में साइंस के क्वेश्चन आता है लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आता है, पीटी और मेंस दोनों में दरोगा में, एसआई में आता है, बिहार दरोगा में। आप जानते हैं बिहार पुलिस में देखो तो ये भी बिहार पुलिस में 25 से 30 क्वेश्चन जो आता है ये भी आपको जरूरी है। बिहार अभी एसएससी में देखो, एसएससी में टोटल 25 क्वेश्चन से 25 से 27 क्वेश्चन आता है, इसके लिए भी उत्तरदायी है। और बीपीएससी में आप देखोगे बीपीएससी में भी लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आता है साइंस का। तो ये जो एग्जाम में अगर आप बैठते हो कोई भी एग्जाम में तो दिन प्रतिदिन साइंस का वेटेज बढ़ रहा है। आज तो थोड़ा आसान और थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, ऐसे धीरे धीरे डेली आपको कराऊंगा। और आपको डेली जब ये बेसिस पर चलेगा, बीच में नहीं रुकेगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो चलेगा। तो मैं आपको एक वादा आपको कर रहा हूं कि साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करने दूंगा, क्योंकि साइंस आपको सिर्फ फैक्ट मत पढ़िए, कॉन्सेप्ट भी पढ़िए, मजा से साइंस पढ़िए। आतिशबाजी में हरा रंग जब आप ब्याह शादी होता है तो पटाखा छोड़ा जाता है। पटाखा जब छोड़ा जाता है तो आतिशबाजी में
हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है, तो किसके क्लोराइड लवण के कारण हरा दिखाई देता है। आतिशबाजी मतलब हम लोग आम भाषा में पड़क्का कर देते हैं, जैसे कि किसी की शादी में जब छोड़ा जाता है। तो ये आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 लगाइए। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? सो बेरियम के कारण। बहुत लोग गलत लगा रहे हैं, बेरियम के कारण होता है। लाल होता है जो स्ट्रेंटियम के कारण होता है, ये देखोगे बेरियम के कारण होता है। सोडियम पीला के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बेरियम हो जाएगा। बेरियम के कारण आपको लाल होता है, बेरियम क्लोराइड। तो ये आपको आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपको रट्टाबाजी से नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ो और लगाओ। प्राकृतिक में सर्प जो है, सर्प पादप पर निर्भर कीटों को खाते हैं। जो सांप होते हैं ये क्या करते हैं? पादप पर जो मतलब प्लांट पर जो कीट होते हैं, कीट को क्या खा जाते हैं? सांप लोग खा जाते हैं। यदि मोर सांप को खा जाता है तो निम्न में से क्या होगा? अब यहां पर देखो, प्राकृतिक में हम जो है फूड चेन बनाया हुआ है, खाद्य श्रृंखला, उसमें सबसे पहले आता है उत्पादक। उत्पादक मतलब खुद से खाना बनाएगा। उत्पादक कहने का मतलब खुद से खाना बनाएगा, और खुद से जब खाना बनाता है तो आप लोग जानते हैं कि वो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करेगा। पेड़ पौधे ये उत्पादक होते हैं। फिर उपभोक्ता आता है। उपभोक्ता मतलब हम लोग जो किसी पर आधारित होते हैं, किसी का खाना उठाकर खा जाते हैं। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाना पेड़ पौधा अपने पत्ती उत्ती के लिए बनाया, हम उसी को खा जाते हैं। जैसे कि जानवर जो हुआ उसको मारकर आप खा जाइएगा। तो उत्पादक आपको जो हो गया पेड़ पौधा। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता तक होता है। तो ये देखोगे प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ये शाकाहारी होता है। लाइक शाकाहारी माने भेड़ बकरी हो गया, ये शाकाहारी हो जाएंगे प्राथमिक। तो ये तो होगा नहीं। अब प्राथमिक अपघटक, देखो अपघटक होता है जो सड़ा दे, गड़ा दे, मिट्टी में मिला दे। यानी अगर कोई मर गया उसका देखोगे छोटे छोटे जीवाणु फफूंदी आपको इसमें लग जाते हैं और उसको छड़ा कर मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटित कर देते हैं, वो अपघटक होता है। तो ये प्राथमिक अपघटक भी इसमें आंसर नहीं होगा। आपको पादपों का अंतिम अपघटक, पादप अपघटक तो होगा ही नहीं, पादप को या जंतु का हो ये भी नहीं होगा। ठीक, फिर चौथा में हम देखते क्या है? खाद्य स्तूप की शीर्ष उपभोक्ता। खाद्य स्तूप की इसलिए शीर्ष उपभोक्ता होगा, यानी सबसे ऊपर उपभोक्ता होगा। चतुर्थ उपभोक्ता के अंतर्गत ही आ जाएगा। ये कैसे? तो ये देखो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, सबसे पहले सर्प क्या है? पादप। पादप हो गया आपको उत्पादक। उत्पादक पर सबसे कीट आपको निर्भर होते हैं। कीट को कौन खाता है? सांप खाता है, और सांप को मोर खा जाता है। सो मोर क्या हो जाएगा? सबसे आपको ऊपर है, यानी सबसे शीर्ष पर उपभोक्ता है खाद्य श्रृंखला में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी। इत्मीनान से लगा लेना। चलो आगे चलते हैं। आप पूछोगे सर जी सर्वाहारी जो होते हैं उस किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और जो पूर्णतः मांसाहारी होते हैं वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। इस वाली बात को याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आपको खाद्य श्रृंखला है इसके बारे में सबसे पहले अफ्रीकी अरब अल जाहिज ने 9वीं शताब्दी में खाद्य श्रृंखला का अवधारणा पेश किया था कि एक जंतु दूसरे जंतु पर खाने के लिए जो आधारित होते हैं। लिंडन ने 10% के नियम दिया था। आपको पता होना चाहिए कि खाइएगा तो उसका 1/10 की एनर्जी आपको मिलेगा। और यहां पर देखिएगा ये जो आधुनिक युग में पूछे खाद्य श्रृंखला के बारे में किसने बताया था या जो अवधारणा दिया गया था। सो बाद में इस अवधारणा को 1927 में ये देखो चार्ल्स एल्टन ने अपनी पुस्तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पुस्तक में पेश किया था। चार्ल्स एल्टन ने इसके बारे में आपको आधुनिक समय में ये खाद्य श्रृंखला के बारे में बताया था। बाकी जो खाद्य श्रृंखला का पूरा डिटेल्स है यहां पर दिया हुआ है, आप लोग को बुक आएगा तो उसमें पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन 27 देख लो। क्वेश्चन 27 है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो पारिस्थितिकी तंत्र है, अलग अलग देखोगे पारिस्थितिकी जो तंत्र बनते हैं, ये पारिस्थितिकी तंत्र मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके बीच में जो समन्वय होता है। तो ये पूछ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्रण, जो अलग अलग तत्व हैं उसके जो चक्रण होता है उसे ही तो कहा जाता है भू रासायनिक चक्र। इसमें भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ये क्या होता है। बहुत अच्छा। आप कहोगे सर जी ये क्या होता है भू रासायनिक तत्व? देखो भू रासायनिक यानी भू मतलब क्या होता है? भूमि, और रासायनिक मतलब रसायन के रूप से विघटित। अब देखो जैसे हम मर गए तो हमारे अंदर भी तो बहुत से तत्व होगा ना, वो निकलेगा, आपको चला जाएगा वायुमंडल में, चला जाएगा मिट्टी में। ये मिट्टी में भी आप देखोगे एक तत्व से दूसरे तत्व, ये जो होते हैं यही भू रासायनिक तत्व के चक्रण कहलाते हैं। ठीक ना, इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन देखो।
हाँ आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो, 28 नंबर क्वेश्चन लो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन सही लगाता है। इस क्वेश्चन को देखो, आपको सही लगाना है। आपको ये क्वेश्चन को सही लगा दोगे तो आप एक बीपीएससी का क्वेश्चन सही लगा दिए। चलो बताओ, ये थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं, आप लोग देखो इसे। ये जो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार करना है। और देखो ये क्या पूछ क्या रहा है, देखो कि कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, इसमें से किस किस स्टेटमेंट। चलो दिखाई तो दे रहा है, ध्यानपूर्वक प्लीज पढ़ लो, छोटा दिखाई दे रहा है। सर आपका कान दर्द नहीं करता है का? काहे के लिए हमारे कान दर्द करेगा? औल बुलूल कुछ भी तुम लोग पूछते हो, कान काहे के लिए हमारा दर्द करेगा, हमको ना समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन लगाओ, ये देखते हैं कौन सा आंसर सही लगा रहा है। चलो लगाओ ये, चलो जल्दी क्वेश्चन, 1 घंटे के अंदर क्वेश्चन कराना है, जल्दी करा रहे हैं। हाँ 15 मिनट में क्वेश्चन कर देंगे, अब खत्म, जल्दी से उड़ेंगे अब। चलो सी सभी लोग लगा रहे हैं, मैक्सिमम लोग सी लगा रहे हैं। अब देखो ये दे रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें आपको क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, CO2 लेता है। तो सबसे पहले ए वाला स्टेटमेंट गलत, ए वाला स्टेटमेंट गलत, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब देखो जैव पदार्थों का अवक्षय, जितने भी जैव पदार्थ होते हैं या जितने भी जैविक संसाधन होते हैं और क्षय हो या उनका जलन हो, जले, तब पर भी वो CO2 निकालते हैं। यानी इसमें CO2 क्या होगा, निकलेगा। एक बात ध्यान में रखिएगा, ज्वालामुखी क्रियाओं से सल्फर के भी ऑक्साइड निकलेगा, उसके अणु निकलेंगे और आपको CO2 भी निकलता है, ये भी सही है। तो आपको बताना और क्या है, श्वसन, श्वसन के दौरान भी CO2 निकलता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग लेते हैं तो उसमें आपको 0.0% हमको अंदर लेते हैं CO2, लेकिन छोड़ते हैं तो लगभग 4% CO2 छोड़ते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 3 4 इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन ऐसे ही। चलो एक बीपीएससी का क्वेश्चन तुम लोग लगा लिए। चलो और इसे मैं बड़ा कर देता हूं और फिर बताता हूं आगे क्वेश्चन। हाँ ये लगाओ, यहां से मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29 से लगाओ। रेडियार जो होता है, रेडियार देखोगे बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बड़ा, उसके ऊपर देखोगे ये होता है, क्या नाम है, बड़ा बड़ा उसका बाल होता है, रेडियार। और रेडियार किस बायोम का जंतु है, किस क्षेत्र में मिलता है, टुंड्रा क्षेत्र में मिलता है। टुंड्रा क्षेत्र में हिरन की प्रजाति है, ठंडे वाले क्षेत्र में रेडियार पाए जाते हैं। इसके आंसर ए हो जाएगा। आगे चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देखते हैं। धुएं से आंखों में जलन किससे पैदा होता है? सो धुआं में क्या होता है, धुआं में जो होता है उसमें आंख में जलन होने लगता है, आंख लाल हो जाता है। ये धुआं में असल में होता क्या है, तो धुआं में जलन, जो धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला चीज होता है, ये सल्फर के आपको डाइऑक्साइड होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड होता है। और ये देखोगे बहुत खतरनाक होता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या करता है कि आंख में जब भी आता है तो जलन पैदा करने लगता है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, OMR, OMR जिसे आप लोग बोलते हो OMR, OMR आप देखते हो कि इसका तत्पर क्या होता है, इसका फुल फॉर्म एग्जाम देने जाते हो ना तो OMR सीट पर क्या किया जाता है, आपसे गोला रंगवाया जाता है और उसी गोले को क्या करता है, मशीन पढ़ लेता है। ठीक, उसी गोले के अस्ट्रेक्टोन, देखो अस्ट्रेक्टोन जो है, अस्ट्रेक्टोन जो है ये आपको इसकी खोज किए थे, OMR वाला जो आपको सिस्टम है या इसकी जो मशीन है इसके आविष्कार किए थे। और इसका मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। अस्ट्रेक्टोन जो होता है इसकी खोज किए थे, तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आपको बिंदु बिंदु दिए रहते हैं उसी को ये रीड कर लेता है, या जो गोला रंगने रहते हैं उसी को ये रीड कर लेता है। ठीक, नो 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 नो। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, लगाइए क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते होगे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन है? यूनिक्स, यूनिक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जावा, ओरेकल, MS ऑफिस ये नहीं हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको क्या हो जाएगा, यूनिक्स हो जाएगा। ठीक ना, तो 32 का आंसर लगा लो। चलो आगे चलते हैं। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है भाई एग्जाम में, साइंस में, भूल मत जाना।
सीजीएल की तैयारी जब करते हो ना, या जो बीएसएससी का आप देखोगे, बीएसएससी में क्वेश्चन देता है कंप्यूटर से, बिहार अभी जो आया है एसएससी, उसमें भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन है? भारत में सौर ऊर्जा द्वारा, या विश्व में भी देखोगे पहला ये हवाई अड्डा है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित हुआ था, और ये केरल के कोची हवाई अड्डा है। केरल के कोची हवाई अड्डा सर्वप्रथम हवाई अड्डा है जो सौर ऊर्जा से सबसे पहले संचालित हुआ था। आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहां से। क्वेश्चन नंबर 34 देख लो। हानिकारक पराबैंगनी किरण से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय के कारण कौन है? यानी कि जो हानिकारक किरण है, कौन सी किरण है? पराबैंगनी किरण है। ये सूरज के सनलाइट से आता है और इसको हमारा ओजोन O3 क्या करता है? रक्षा करता है। और ओजोन जो है समताप मंडल में है, समताप मंडल में आपको मौजूद है। और ये देखोगे, ये आपको इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा जाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आपको ओजोन लेयर की जो आपको मोटाई मापा जाता है, ये डॉप्सन में मापा जाता है, इसे भी याद रखिएगा, डॉप्सन में मापा जाता है। और ये आपको समताप मंडल में स्थित है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसी के चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 16 सितंबर में ओजोन लेयर को बचाने के लिए। 1987 में आप देखोगे 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आगे देखो, 35 देख लो। 35 में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 35 के आपको थोड़ा समय छोटा कर देता हूं। अब ये देख लो, ये क्या दे रहा है उसे पढ़ लो। पढ़ ले। सबसे पहले पढ़ते हैं यहां पर कि जैव विविधता ह्रास का कारण है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी उसे आम भाषा में आप बोल सकते हो जहां पर बहुत से जीव जंतु, बहुत से पेड़ पौधे का विविध प्रजातियां पाई जाती है, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक, तो जैव विविधता में सिर्फ जंतु नहीं आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं। और जैव विविधता ह्रास का कारण क्या है? यानी जैव विविधता खत्म हो रहा है धीरे धीरे, इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। सो आवासों का विनाश एकदम सही है। जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मूल रूप से जिस आवास में रहते थे उनका विनाश हो रहा है जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। आप देखोगे वन जीवों का अवैध शिकार किया जाता है, ये भी सही है कि वन जीव जो है उनका अवैध शिकार मारकर लोग बेच देते हैं। बाहरी प्रजातियों का प्रवेश, ये भी सही है। जो मूल प्रजाति वहां का है उसे नष्ट कर दिया जाता है बाहरी प्रजाति लगाकर। जैसे यूकेलिप्टस हो गया। यूकेलिप्टस मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के पेड़ है, लेकिन जब वो भारत में आया और जो लोग लगाने लगे, सौखिया लगाने लगे तो उनको ना पता था ये सबसे अभिशाप साबित होगा। अभिशाप इस मामले में साबित हो जाएगा जैसे कि जब यूकेलिप्टस क्या करता है कि बहुत अंदर तक जाता है और पानी सभी उस क्षेत्र का सोख लेता है। यानी कि उस जो धरातल का पानी होगा, भूतल का जो पानी होगा वो एकदम नीचे चला जाएगा। वो उस क्षेत्र में आपको अकाल जैसी संभावना बनने लगती है। सो ये जो होता है ये सभी उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या लगा लोगे? डी लगा लोगे। बहुत अच्छा। जैसे कि जलकुंभी हो गया। मूल रूप से जलकुंभी तुम लोग देखते होगे, जलकुंभी हमारे भारत का नहीं है। जलकुंभी हमारे मूल रूप से भारत का नहीं है, लेकिन जैसे ही वो देखोगे पोखरा देखोगे पानी में क्या होता है? फैल जाता है। और फैलने के कारण आप देखोगे कि पूरा पानी को ऊपर से आपको छेप लेता है और अंदर के जो भी जीव जंतु होंगे उनको बाहर के प्रकाश नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन का भी आदान प्रदान नहीं हो पाता है, जिसके कारण लोग मतलब उसमें मरने लगते हैं। तो ये सब कुछ बाहरी जो प्रजाति है वो आकर भी क्या करती है? जैव विविधता को नष्ट कर देती है। ठीक, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 36 देख लो, यहां पर क्या दे रहा है? ये दे रहा है बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। साथ बल का गुणनफल क्या दर्शाता है? बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट, और उसके साथ बल का गुणनफल F इंटू, आप डी भी डिस्प्लेसमेंट को डी भी लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो एफ मतलब ये क्या होता है? एफ किसका फॉर्मूला होता है? ये कार्य का फॉर्मूला होता है, वर्कडन का फॉर्मूला होता है। वर्कडन में ये चीज आपको देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क। और इसका मात्रक क्या होता है? वर्क का यानी कार्य का जूल होता है। एफएस कॉस थीटा होता है ये। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 37 देख लो। क्वेश्चन 37, चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है? चूने के पानी में देखो, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन कर देता है? ये आपको CO2। ये क्वेश्चन याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है। चूने के पानी को दूधिया CO2 कर देता है। सो चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर प्राप्त अवक्षेप किस रंग का होता है? सो ओबीसी सी बात है, उजला रंग का होगा। प्राप्त अवक्षेप जो होता है उजला रंग का होता है। और ये क्या होता है? CaCO3 होता है। ठीक, बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? आपको बिना बुझा हुआ चूना किसे कहा जाता है? CaO।
और आपको देखोगे कि बुझा हुआ चूना कहा जाता है जब इसको पानी में डाल दिया जाता है, CaOH के होल ट्वाइस हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। जो आप चूना का घोल बनाते हो ना पेंट करने के लिए, वो ये होता है, ठीक है। देखो पहले नंबर तुम गोला गोला इतना मोटा मोटा चूना लाते हो, चूना को क्या किया जाता है, पानी में डाला जाता है, बुलबुला देखते हो निकलते हो, उसमें से निकलता है, उसमें निकलता है, और फिर ये क्या जाता है, CaOH हो जाता है। फिर इसे क्या करते हो, पेंट मार देते हो, मतलब दीवार पर, तो वो क्या होता है, एक छोटा पतला लेयर बन जाता है। वो किसका होता है, ये CaCO3 का एक उजला लेयर बन जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 38 देख लो। 38 को मिलान करना है। देखो मिलान ये करना है तो पहले मिलान कर लो और आंसर तो लगा ही लोगे। मिलान करो, इसका क्या हो जाएगा, ये दे रहा है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, खट्टा दूध दही ये सब में आपको पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल आपको कहाँ, इमली में पाया जाता है, अंगूर में पाया जाता है, तो ये इसका मिलान हो जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है तुम्हारा नारंगी में। कहाँ पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल लाल टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल जो होता है ये नारंगी में पाया जाता है, यानी संतरा में, नारंगी में सिट्रिक खट्टा आपको होता है इसके कारण। यानी कि आप देखोगे कि ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा ए का हो जाएगा 4, बी का देखोगे बी का हो जाएगा 1 4 1। आप देखोगे सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा 3 और आपको बचा हुआ हो जाएगा 2। 4 1 3 2 इस आंसर हो जाएगा। 4 1 3 2 जो इस मिलान में आंसर आएगा वही हो जाएगा 4 1 3 2। आगे देखो यहां पर, अब देखो 4 1 3 2 का आपको कहां दिया हुआ है, देखो 4 1 3 2 4 1 3 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 39 देखो, नर मच्छर अपना भोजन कहां से लेते हैं। चलो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सही लगा रहा है। आंसर पर मत जाना, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को आंसर बताना है। जो नर मच्छर होते हैं यानी मेल मच्छर जो होते हैं वो भोजनवा कहां से लेते हैं ये बताना है। नर मच्छर बताओ, चलो बताओ बताओ बताओ, सभी लोग लगाओ। नर मच्छर अपना भोजनवा कहां से लेते हैं ये बताना है तुम लोगों को, ठीक। हाँ, तो जो नर मच्छर होते हैं ये कहां से लेते हैं, मादा वाला होती है ना। देखो मादा को क्या होता है, हाँ तो हो जाएगा, चिंता मत करो, आगे क्वेश्चन जल्दी से खींचेंगे 6 मिनट में। पहले ये देखो क्वेश्चन, देखो मिनट मत गिनो, ये देखो इसका फ्रूटफुल मिलना चाहिए। नर मच्छर अपना भोजन, और संडे को स्टार्ट किया इसलिए, ठीक, तो संडे से स्टार्ट किया गया है आपको। नर मच्छर अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, तो ये होता है ये पादप के रस से, जो पेड़ पौधे के रस होते हैं वहां से ये प्राप्त करते हैं नर मच्छर अपना भोजन। मादा जो होती है क्योंकि उनको अंडा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि उनको प्रोटीन चाहिए होता है, सो वो क्या करती है मजबूरी में, या बोल सकते हो शौकिया भी, अब हम क्या इस बारे में जान रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए अपने बचवन को पालन करने के लिए, सो तुमको वो खून पीती है। इसलिए कहा जाता है कि मादा ही मच्छर क्या करती है, खून पीती है। और जितने भी बीमारी होते हैं, डेंगू हुआ, जो हो गया तो मलेरिया हो गया, इसमें मादा मच्छर ही उत्तरदायी होती है। सो ये पादप के रस लेते हैं, ये जो होते हैं सीधे साधे होते हैं, जो होते हैं मेल वाले मच्छर जो होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है। लार मतलब सलाइवा, सलाइवा जो होता है, सलाइवा जो तुम्हारे मुंह में जो लार होता है उसमें टाइलिन पाया जाता है, ठीक। और ये सलाइवा जो होता है वो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है। अब ये पूछ रहा है आपको कि लार जो होता है आपके मुंह में जो बनता है इसका लाभ नहीं है, नहीं है, लाभ नहीं है पूछ रहा है, ठीक ना। ये बताइए, ये देखो यहाँ पर ये निगलने में, लार जो होता है खाना में मिल जाता है, मुलायम कर देता है, निगलने में सहायक होता है, एकदम सही है। ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, नहीं आरबीसी का वृद्धि का इसका कोई काम नहीं है, ठीक। यह मुख तथा दांतों को साफ रखता है, एकदम सही है, साफ रहता है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता है। कभी कभी नहीं देखते हो कि काफी ज्यादा प्यास लग जाता है, पानी पीना चाहते हो तुम लोग तो बढ़िया से बोल नहीं पाते हो, क्योंकि पानी मुंह का क्या होता है, लार जो होता है सूख जाता है, जिसके कारण अब बढ़िया से बोल नहीं पाते, लटपटाने लगते हो। इसलिए बोलने से आप 1 घंटा 2 घंटा बोलोगे तो फिर पानी पीना ही पड़ता है, क्योंकि बोलते बोलते क्या होता है, एक तो मुंह से लार बाहर की तरफ निकलता है, छींटा मतलब मुंह से निकलता है, छोटा छोटा पार्टिकल के रूप में निकलने लगता है, और ऊपर से आप देखोगे जो फंक्शन होता है नीचे का वो बंद हो जाता है और मुंह में उतना लार नहीं आ पाता है, जिसके कारण आप देखोगे कि कभी कभी आवाज फंसने लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, आरबीसी वाला ये नहीं इसका फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लो, 41 को देख लो और ऑप्शन बाद में है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी स्वार्थिक रक्त अदाता कहा जाता है, क्योंकि
सर्वाधिक रक्त अदाता जानते हो क्या आता है? दाता मतलब देने वाला होता है, अदाता मतलब लेने वाला होता है, यानी स्वार्थिक रक्त लेने वाला, यानी स्वर्गाही बोला जाता है। ए बी पॉजिटिव को क्या बोला जाता है? ब्लड ग्रुप को स्वर्गाही, और ओ निगेटिव को स्वरदाता बोला जाता है। आखिर ए बी पॉजिटिव को यह बोल रहा है कि क्यों आपको ये अदाता बोला जाता है, ये बताइए इसमें क्यों बोला जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ये ऑप्शन को बताइए, मैं देखता हूं कौन आंसर सही लगा रहा है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन नंबर 41 और मैं देख रहा हूं कि कौन आंसर बउआ लोग सही लगा रहे हैं। ठीक, इस बार पढ़ाया ना आया तो हम लोग अपना खून, आपका खून पी लेंगे। पी लेना भाई, चल खून पी लेना, भेजवा देंगे चिरकुट आदमी है, चल खून पिएगा। ड्रैकुला है क्या तू? तो देखो दो चीज याद रखना, एंटीबॉडी माने बॉडी के एंटी, यानी उसके रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है, यानी उसके रक्त में जो होता है एंटीबॉडी नहीं होता है, इसीलिए वो क्या करता है, सबका रक्त ले लेता है। सब लोग आओ भैया रख दे दो, वो ले लेगा। एंटीबॉडी माने समझते हो, मेरे पास एंटीबॉडी है, किसका भैया? तो जो मेरे शरीर में आने वाला है उसका जो विरोध करेगा उसे ही एंटीबॉडी कहा जाएगा। तो मान लो ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। अब यहां से देख लो, ए बी अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें अगर एंटीबॉडी होगा, यानी बाहर से ब्लड नहीं ग्रहण कर पाएगा, बोलेगा अरे हमारे ब्लड में मत घुलना, तुम बाहर फेंक देगा, मर जाओगे, ब्लड लेने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये एंटीबॉडी क्या होता है? इसमें क्या होता है? एंटीबॉडी का अभाव होता है। इसमें एंटीजन होता है, भरपूर मात्रा में एंटीजन होता है, ए एंटीजन बी एंटीजन, तो ये आपको एंटीजन होता है। अब यहां पर दो बात और ध्यान में रखना, अगर ये एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है तो एंटीबॉडी किस में होता है? एंटीबॉडी होता है ओ निगेटिव में। अब कहोगे इसलिए ओ निगेटिव को क्या कहा जाता है? स्वरदाता। ओ निगेटिव होगा, हम ब्लड जो देंगे उसमें एंटीबॉडी होगा, यानी कि तुम्हारे ब्लड में घुस जाएगा, वो तुम्हारे ब्लड क्या होगा, वो रोक नहीं पाएगा उसको, वो घुस जाएगा क्योंकि उसके पास ताकत है। उसको जो चीज के लिए एंटी दिया गया है, एंटीबॉडी इसमें है, और इनमें एंटीजन नहीं होता है। किसमें? ओ नेगेटिव में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है, और ए बी में एंटीबॉडी का अभाव होता है, एंटीजन होता है सिर्फ। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 देख लीजिए। ये भी सूची को मिलान करना है, और सूची को मिलान कीजिए। अंतःस्रावी ग्रंथि से आपको जो जो हार्मोन स्रावित होते हैं उसका सूची दिया हुआ है, और ये सूची जो है इसका मिलान कीजिए। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? वृद्धि हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय के लैंगरहंस के बीटा सेल से इंसुलिन का आपको होता है, और इंसुलिन आपको निकलता है। अधिवृक्क दे रहा है और आपको जनन ग्रंथियां दे रहा है, अधिवृक्क दे रहा है और जनन। देखो पहला नंबर, ये दो से ही तुम लोग आंसर निकाल सकते हो। सी का 1 कहां दिया हुआ है? सी का 1 कहां दिया है? तो ये इसमें दिया है और इसमें दिया है, दो ऑप्शन में दिया है। फिर आप देखोगे बी का 3 कहां दिया है? बी का 3 इसमें दिया है। सी आंसर आराम से निकल गए, दो आंसर पर आपको सी निकाल दिए। ठीक, जनन ग्रंथिया से जो होता है ये प्रोजेस्टेरोन जो आपको स्रावित किया जाता है, और अधिवृक्क से आप देखोगे क्या स्रावित होता है? तो कार्टिसोन स्रावित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 बचा हुआ ही 4 था, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो अगर एलिमिनेट करना भी चाहोगे, कोई भी क्वेश्चन का एलिमिनेशन दो कम से कम याद होगा, 50-50 करके एलिमिनेशन कर सकते हो, या आप आराम से उसका आंसर निकाल सकते हो। मिलान करने वाला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। ब्लू बेबी सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीले पानी पीने वाले जल में निम्न में से किससे अधिक विद्यमान होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है उसमें क्या होता है? शरीर नीला पड़ जाता है, शरीर क्या हो जाता है? नीला पड़ जाता है। और ये क्या घुला रहता है पानी में? ये घुला रहता है आपको नाइट्रेट घुला रहता है, नाइट्रेट होता है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखिएगा। ब्लैक फुट रोग एक होता है, जब पानी में आर्सेनिक घुला रहता है, ये आपको ब्लैक कर देता है, पैर ब्लैक कर देता है, ब्लैक फुट रोग होता है। ठीक, एक आपको होता है आपको कैडमियम के कारण जो होता है इटाई रोग हो जाता है। अब पारा के कारण मिनी माता रोग होता है, इसे भी याद रखिएगा। सो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको नाइट्रेट आपको घुला होता है, ठीक ना, अधिक, और इसके कारण आपको जो होता है नीला पड़ जाता है, शरीर में नीला पड़ जाता है। ये देखो ब्लैकफुट जो रोग होता है, ये जो होता है खतरनाक बीमारी है। ठीक, इटाई रोग होता है, मरकरी से मिनीमाता होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो किया गया था, और ऑपरेशन फ्लड से कौन संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है, और इसकी शुरुआत 1970 के दशक में किया गया था। यहां पर देखो आंसर ही आ गया, तो यहां से आंसर लगा लो। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में किया गया था, और इसके जनक किसे माने जाते हैं? वर्गीस कुरियन।
स्वामीनाथन को जो माना जाता है, स्वामीनाथन को, वो हरित क्रांति के जनक माना जाता है। वर्गीस कुरियन को देखोगे, ये भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए थे और ये आपको दूध क्रांति के जनक रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन लगाओ 45, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित बाली रोग जो होता है ये किस में होता है? सो हरित बाली रोग जो होता है ये बाजरा में होता है। बाजरा कैसा है? एक खरीफ फसल है, इसे भी याद रखिएगा। सो हरित बाली रोग जो होता है बाजरा में होता है और ये किसके कारण होता है? ये ऊपर दिया हुआ है, देखिए, लिख पढ़ लीजिएगा, ये कवक के कारण होने वाला है रोग है। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि, तो हम लोग जब पहाड़ों पर जाते हैं तो उस पर यह बोल रहा है कि अत्यधिक ऊंचाई पर जाओगे सो प्रेशर कुकर आपको भोजन बनाने के लिए अच्छा होगा। आखिर इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है ये आपको सामने दिया हुआ है। देखो, अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर होगा क्योंकि जल का क्वथनांक, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिसके कारण कम ही आपको क्वथनांक पर पानी उबलने लगता है, यानी वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। यानी आप देखोगे कि उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण नहीं होगा, निम्नतम वायुमंडलीय दाब के कारण क्या हो जाता है? क्वथनांक कम हो जाता है। ये आपको 46 का आंसर लगाना है आप लोगों को। क्या लगा क्या रहे हो तुम लोग? ओल बुल कुछ भी लगा देते हो जी, आए बा बुड़बक। तो ये क्या होता है? निम्नतम होता है और कम ही आप देखोगे, कम ही आपको कारण आपको कम पर क्वथनांक होने लगता है और उसका सुविधा कौन होगा? तो सुविधा में होगा प्रेशर जो बनाएगा कुकर, वो प्रेशर कुकर, इसलिए ना खाना जल्दी से पक जाता है प्रेशर कुकर में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 47 देख लो। एक फ्यूज के जो तार होता है जो आपको सर्किट में लगाया जाता है आपके घर में, तो फ्यूज के तार का क्या काम होता है ये बताना है। एक फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए? तो एक फ्यूज का तार जो होना चाहिए एक चालक होना चाहिए पहला नंबर, और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, प्रतिरोध इसका उच्च होना चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर चालक होना चाहिए और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, इसे याद रखिएगा। और उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। ये बताओ, चालक होना चाहिए? ये मुझे बताओ सबसे पहले, 1 मिनट रुक जाओ, तुम लोग क्या लगा रहे हो? ये हाँ चलो, 3 शीशा की बनी होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, सही है, आगे चलो। जब चालक नहीं होगा तो विद्युत कहां से उसमें आएगा? तो चालक तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन देखो यहां पर, ये लगाओ क्वेश्चन, जो लगाएगा उसको 1 लॉलीपॉप। चलो बताओ, 48 क्वेश्चन लगाओ। प्रेरकत्व के जो एसआई मात्रक होता है उसका प्रतीक H है। H द्वारा आपको जो एसआई मात्रक होता है उसका H द्वारा आपको इंडिकेट किया जाता है। सो H का मतलब इसमें से क्या है? जो वैज्ञानिक खोजे थे उन्हीं के नाम पर H रखा गया है। सो H का मतलब है क्या यहाँ पर, ये आपको बताना है, बताइए, लगाइए। बहुत अच्छा, हेनरी। H का मतलब क्या होता है? हेनरी। प्रेरकत्व का आपको देखोगे कि आपको जो मात्रक एसआई होता है वो हेनरी होता है, ये हो जाएगा C। प्लास्टर ऑफ पेरिस देख लो, रंग बिरंगा क्वेश्चन, ये लगाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता क्या है ये आपको बताना है। लगाओ क्वेश्चन सभी लोग। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O। इसको क्या होता है कि 373 केल्विन पर आप गर्म करोगे तो ये क्या होता है? ये बदल जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, यानी ये इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? आपको CaSO4 × 1/2H2O हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लो, ये आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? कौन सा जीवित जीव जो होता है लिटमस देता है ये आपको बताना है। कहां से लिटमस प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये होता है लाइकेन से।
लाइकेन से लाइकेन जो मिलता है ये फफूंदी और शैवालों के बीच में, यानी कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन बनाते हैं। और लाइकेन से क्या निकलता है? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र क्या मापता है? अम्लीयता क्षारीयता मापता है। इसे भी याद रखिएगा। तो आपको नीला से लाल हो जाएगा अगर अम्लीय होगा, लाल से नीला हो जाएगा अगर क्षारीय होगा, ठीक। और ओरिजिनल जो लिटमस पत्र होता है वो बैगनी रंग का होता है, इसे भी याद रखिएगा। लाइकेन जो होता है आपको जो सल्फर के ऑक्साइड है उसकी मौजूदगी को पता लगाता है, इसलिए वायु प्रदूषण में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलो, काम खत्म हो गया और आप देखोगे कि कुछ समय ज़्यादा आज लगा, लेकिन ऐसे ही जवारे पथार के बानी गुरुजी चेनारी हमरे, अच्छा चेनारी का बड़ा, चेनारी तो हम रहल बानी बाबू, चेनारिए से हमार पूरा पढ़ाई भइल बा। चेनारी बेनी कॉलेज से हम पढ़ल बानी और चेनारी के जो स्कूल बा हाई स्कूल वहाँ से पढ़ल बानी। तो चेनारी ही हमार लालन पालन वाला जगह है, चिंता मत करो, जवारिए का एकदम घर ही के बड़ा। अब देख, तो ये 50 क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए? ईमानदारी पूर्वक बताओ, चलो बताओ 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए। और